हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं 18 और 19 जनवरी की करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जितनी भी ट्रेंड की बातें इम्पोर्टेंट समाचार वगैरह सब कुछ हटा दिया, खाली इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के हिसाब से ये हटा दिया। एग्ज़ाम के हिसाब का चाहे कोई सा भी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐप लॉन्च किया है। क्या नाम है ऐप का? भारत रणभूमि दर्शन ऐप। 15 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में सेना दिवस समारोह के अवसर पर सरकार ने नागरिकों को भारत के सैन्य इतिहास से जोड़ने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट लॉन्च की है। इसे रक्षा, पर्यटन, भारतीय सेना मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। नागरिकों को भारत के सशस्त्र बलों के वीरतापूर्ण इतिहास से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार ने 15 जनवरी 2025 को पुणे, महाराष्ट्र में सेना दिवस समारोह के साथ भारत रणभूमि दर्शन ऐप वेबसाइट लॉन्च की है। रक्षा, पर्यटन और भारतीय सेना मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह ऐप नागरिकों को 1962, 1971, 1999 के युद्धों सहित प्रमुख युद्ध क्षेत्र स्थानों और सियाचिन बेस कैंप और गलवान घाटी जैसे महत्वपूर्ण संघर्ष क्षेत्रों में जाने की अनुमति देता है। इस प्रयास का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों को पर्यटन केंद्रों में बदलना है, जिससे नागरिकों को भारत के सैन्य इतिहास और उसके सैनिकों के बलिदान से और अधिक निकटता से जोड़ने का अवसर मिले। अब आ जाती है मुख्य बातें क्या है। लॉन्च विवरण। ऐप का नाम क्या है? भारत रणभूमि दर्शन। प्रक्षेपण की तिथि यानी कि कब लॉन्च किया है? 15 जनवरी 2025, जो सेना दिवस के अवसर पर होगी, मतलब कर दिया गया, लॉन्च किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। सहयोगी मंत्रालय रक्षा और पर्यटन, भारतीय सेना के सहयोग से। पर्यटक स्थल 1962 युद्ध स्थल रेजांगला लद्दाख और किबिथू और बुमला अरुणाचल प्रदेश। 1971 युद्ध क्षेत्र। चयनित स्थानों का विवरण अभी दिया जाना बाकी है। 1999 कारगिल युद्ध। कारगिल, बटालिक और द्रास के प्रमुख क्षेत्र ट्रैकर्स के लिए सुलभ होंगे। सियाचिन बेस कैंप विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन बेस कैंप। गलवान घाटी 2020 की झड़प का स्थल था। डोकलाम 2017 में भारत और चीन के बीच 73 दिनों तक चले गतिरोध का दृश्य। उद्देश्य और विशेषताएं क्या हैं? उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देते हुए पर्यटन के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना। परिचालन क्षेत्र सुरक्षा और संरक्षा के लिए प्रतिबंधित लेकिन युद्ध क्षेत्र का वास्तविक अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वेबसाइट की विशेषताएं क्या हैं? ऐतिहासिक युद्ध भूमियों की यात्रा की योजना बनाने के लिए यात्रियों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका। फिर आ जाते हैं 4 स्तंभ। बुनियादी ढांचा, पर्यटक अनुकूल सुविधाओं का विकास करना। संचार, निर्बाध पहुंच और सूचना प्रवाह सुनिश्चित करना। पर्यटन, अंगतुकों के लिए भारत की सैन्य विरासत का अनुभव करने हेतु प्रमुख स्थानों को खोलना। शिक्षा शिक्षा देश के सैन्य इतिहास और उपलब्धियों का ज्ञान बढ़ाना। चुनौतियाँ क्या क्या हैं? सुगम्यता, सियाचिन जैसे ऊंचे स्थानों पर जलवायु अनुकूलन कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। सुरक्षा, अग्रिम परिचालन क्षेत्र नागरिकों के लिए वर्जित रहेंगे। अभी इसमें सारांश वगैरह देख लेते हैं। चर्चा में क्यों था ये? सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐप लॉन्च किया। पहल का नाम क्या है? भारत रणभूमि दर्शन, यानी कि ऐप का नाम है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रमुख स्थान रेजांगला, किबिथू, बुमला, कारगिल, बाटलिक, द्रास, सियाचिन बेस कैंप, गलवान, डोकलाम। प्रमुख युद्धों पर प्रकाश डाला गया। 1962, 1971, 1999, 2020 का गलवान संघर्ष, डोकलाम गतिरोध। पहल के स्तंभ बुनियादी ढांचा, संचार, पर्यटन और शिक्षा। प्रतिबंधित क्षेत्र सुरक्षा और संरक्षा कारणों से अग्रिम परिचालन क्षेत्र। पर्यटन उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना, नागरिकों को शिक्षित करना तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करना। ठीक है। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर का अंकुरण यानी कि उगाया गया है। इसरो ने अपने कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज क्रॉप्स, क्या है इसका पूरा नाम? कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज क्रॉप्स का उपयोग करके अंतरिक्ष में ब्लैक आइड यानी कि काली आंख मटर यानी कि लोबिया के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। यह उपलब्धि लंबी अवधि के
अंतरिक्ष मिशनों पर टिकाऊ खाद्य स्रोतों को उगाने की क्षमता को दर्शाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज क्रॉप्स पर ब्लैक आइड मटर लोबिया के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित करके अंतरिक्ष कृषि में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह सफलता लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों के लिए टिकाऊ खाद्य स्रोतों की खेती की क्षमता को रेखांकित करती है, जो अंतरिक्ष में लंबी अवधि के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की पोषण संबंधी और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। फिर आ जाते हैं मुख्य बातें। इसरो की क्रॉप्स पहल। उद्देश्य अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का पता लगाना और गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर पृथ्वी जैसी स्थितियों का अनुकरण करना। क्रॉप्स वन मिशन अंतरिक्ष यान के नियंत्रित वातावरण में अंकुरण और प्रारंभिक पौधों की वृद्धि का प्रदर्शन किया गया। इसे मिट्टी जैसे माध्यम और पृथ्वी जैसे वायुमंडलीय परिस्थितियों के साथ एक मिनी ग्रीन हाउस के रूप में डिजाइन किया गया है। अंतरिक्ष में कृषि की चुनौतियां क्या हैं? सूक्ष्म गुरुत्व यानी गुरुत्व कम है, जड़ें नीचे की ओर नहीं बढ़ सकती, पानी जड़ों तक पहुंचने के बजाय सतह पर चिपक जाता है। विकिरण उच्च स्तर डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है और पौधों की वृद्धि में बाधा डाल सकता है। तापमान में उतार चढ़ाव अत्यधिक भिन्नताएं पौधों के विकास के लिए खतरा पैदा करती हैं। प्रकाश की स्थिति सीमित सूर्य प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है, विशेष रूप से गहरे अंतरिक्ष मिशनों में। अंतरिक्ष में खेती के तरीके क्या हैं? पहला हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स, तरल समाधान के माध्यम से पोषक तत्व वितरण। दूसरा हो जाएगा एयरोपोनिक्स, धुंध आधारित पोषक तत्व वितरण, पानी और उर्वरक के उपयोग को कम करना। मृदा सदृश माध्यम परिचित विकास वातावरण के लिए स्थलीय मृदा की नकल करता है। क्रॉप्स वन की तकनीकी विशेषताएं मट्टी के माध्यम के रूप में छिद्रयुक्त मट्टी के छर्रों के साथ मिनी ग्रीन हाउस की स्थापना। वायुमंडलीय नियंत्रण पृथ्वी जैसा तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और प्रकाश चक्र 16 घंटे का दिन 8 घंटे की रात। जल वितरण सटीक नमी विनियमन के लिए विद्युत वाल्व। अंकुरण प्रक्रिया प्रारंभ प्रक्षेपण के बाद माध्यम में पानी डाला गया। वृद्धि निगरानी करनी पड़ती है, सेंसर ने CO2 और O2 के स्तर पर नजर रखी। परिणाम क्या हुए? चौथे दिन बाद बीज अंकुरित हो गए और 5वें दिन 2 पत्तियां निकल आई। अंतरिक्ष खेती के लिए आदर्श पौधे। अंतरिक्ष में कौन कौन से पौधे हम उगा सकते हैं? पत्तेदार सब्जियां, सलाद पत्ता, पालक शीघ्र उगने वाली और पोषक तत्वों से भरपूर। फलियां, बीन्स, मटर प्रोटीन युक्त और नाइट्रोजन फिक्सिंग। जड़ वाली सब्जियां, मूली, गाजर कॉम्पैक्ट स्थानों के लिए उपयुक्त। अनाज, गेहूं, चावल दीर्घकालिक जीविका के लिए आवश्यक। भविष्य की संभावनाएं क्या हैं? 2 पत्ती वाले चरण से आगे विकास चरणों पर ध्यान केंद्रित करें। सतत विकास के लिए सक्रिय नियंत्रण प्रणालियों का विकास। अंतरिक्ष में उगाए गए पौधों को बंद लूप जीवन समर्थन प्रणालियों में एकीकृत करना। इस पूरे का जो हमने अभी पढ़ा उसका सारांश चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसरो द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर का अंकुरण किया गया है। पेपर में आ सकता है कि इसरो में कौन से पौधे को उगाया गया है या फिर अंतरिक्ष में कौन से पौधे को उगाया गया है? काली आंखों वाली मटर। ठीक है। मिशन का नाम क्या है? क्रॉप्स कक्षीय पादप अध्ययन के कॉम्पैक्ट अनुसंधान मॉड्यूल। उद्देश्य दीर्घकालिक मिशनों के लिए अंतरिक्ष में टिकाऊ पौधों की वृद्धि। फिर मुख्य चुनौती सूक्ष्म गुरुत्व विकिरण, तापमान में उतार चढ़ाव और सीमित सूर्य प्रकाश। खेती के तरीके हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, मृदा सदृश मीडिया। तकनीकी सुविधाएं मिनी ग्रीन हाउस, छिद्रयुक्त मिट्टी के छर्रे, नियंत्रित वातावरण और LED। फिर आ जाते हैं परिणाम। काली आंखों वाले मटर के बीज अंकुरित हुए, अंकुरण और पत्ती की वृद्धि देखी गई। आदर्श पौधे सलाद, पालक, सैम, मटर, मूंगली, गेहूं, चावल। भविष्य पर ध्यान लंबा विकास चक्र, जीवन समर्थन प्रणालियों में एकीकरण। चीन ने पाकिस्तान का उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। चीन ने 17 जनवरी 2025 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट का उपयोग करके पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट PRSC E01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट का उद्देश्य आपदा प्रबंधन, संसाधन निगरानी और शहरी नियोजन में पाकिस्तान की क्षमताओं को बढ़ाना है। 17 जनवरी 2025 को चीन ने जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल E01 उपग्रह किसने किया है? चीन ने किया है। किसका? पाकिस्तान का PRSC E01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग करके पृथ्वी अवलोकन डाटा एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किए गए
इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा बीजिंग समयानुसार दोपहर 12:07 बजे अपनी नियोजित कक्षा में स्थापित किया गया। PRSC E01 उपग्रह की मुख्य जानकारी। उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन, आपदा प्रतिक्रिया, शहरी नियोजन और कृषि विकास में पाकिस्तान की क्षमताओं को बढ़ाना। प्रौद्योगिकी उच्च रिजोल्यूशन पृथ्वी इमेजिंग के लिए उन्नत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से सुसज्जित। महत्व यह पाकिस्तान की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है जो राष्ट्रीय प्रगति और सतत विकास के लिए अंतरिक्ष का लाभ उठाने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चीन पाकिस्तान अंतरिक्ष सहयोग का ऐतिहासिक संदर्भ। 2008 चीन ने पाकिस्तान के लिए 2 उपग्रह प्रक्षेपित किए। PRSS-1 देश का पहला ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह और PAK-TES-1A एक छोटा अवलोकन ग्रह। 2024 चीन ने पाकिस्तान के लिए बहुकार्यात्मक संचार उपग्रह पाकसैट MM1 लॉन्च किया जिससे उसके संचार बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी। 2024 चीन ने ICUBE क्यूबसैट से डाटा वितरित किया जिससे पाकिस्तान के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान और चीन के शंघाई जियाओटोंग विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया जो चंद्र अन्वेषण सहयोग में एक मील का पत्थर साबित होगा। क्षेत्रीय अंतरिक्ष गतिशीलता का प्रभाव। यह प्रक्षेपण चीन और पाकिस्तान के बीच अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने को रेखांकित करता है जो पाकिस्तान की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा का समर्थन करने में चीन की भूमिका को उजागर करता है। PRSC E01 की सफल तैनाती से पाकिस्तान की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा मिलने और अंतरिक्ष अन्वेषण में इसके रणनीतिक उद्देश्यों में योगदान मिलने की उम्मीद है। इसका सारांश देख लेते हैं। चर्चा में क्यों है। चीन ने 17 जनवरी 2025 को जियाओक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट का उपयोग करके पाकिस्तान का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट PRSC E01 लॉन्च किया है। PRSC E0 का उद्देश्य संसाधन प्रबंधन, आपदा प्रतिक्रिया, शहरी नियोजन और कृषि निगरानी में पाकिस्तान की क्षमताओं को बढ़ाता है। प्रक्षेपण यान लॉन्ग मार्च 2D प्रक्षेपण स्थल जियाओक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चीन। चीन पाकिस्तान अंतरिक्ष सहयोग विगत मुख्य बिंदु के हैं। PRSS-1 ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 2018 में लॉन्च किया गया और पाकसैट MM1 संचार सैटेलाइट 2024 में लॉन्च किया गया। 2024 में लॉन्च किया गया है ये। पाकिस्तान स्थैतिक विवरण। राजधानी इस्लामाबाद, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आरिफ आलवी। और चीन स्थैतिक विवरण कौन है। राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रक्षेपण यान निर्माता चाइना एरोस्पेस। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, CASC। कैबिनेट ने कर्ज में डूबी RINL के लिए 11,440 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्ज में डूबी RINL के लिए 11,440 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस योजना में 10,300 करोड़ रुपए इक्विटी पूंजी के रूप में और 1,140 करोड़ रुपए के कार्यशील पूंजी ऋण को वीरता शेयरों में परिवर्तित करना शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, जिसे आमतौर पर विजाग स्टील के रूप में जाना जाता है, को पुनर्जीवित करने के लिए 11,440 करोड़ रुपए के पर्याप्त पैकेज को मंजूरी दे दी है ताकि इसकी महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इस रणनीति हस्तक्षेप का उद्देश्य RINL, जो कि क्या है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में इक्विटी पूंजी के रूप में 10,300 करोड़ डालना और इसके कार्यशील पूंजी में 1,140 करोड़ को 7% गैर संचयी वीरता शेयर पूंजी में बदलना है, जिसे 1 दशक बाद भुनाया जा सकेगा, यानी कि बदला जा सकेगा। इस पहल से RINL के कई लंबे समय से चल रहे परिचालन संबंधी मुद्दों के समाधान की उम्मीद है। मुख्य विवरण। RINL वित्तीय स्थिति। 31 मार्च 2024 तक RINL ने 4,538 करोड़ की शुद्ध संपत्ति की सूचना दी, जिसके वर्तमान परिसंपत्तियां 7,686.24 करोड़ और वर्तमान देनदारियां 26,114.92 करोड़ थी। कंपनी ने अपनी स्वीकृत उधार सीमा समाप्त कर दी थी
और जून 2024 में पूंजीगत व्यय, ऋण चुकौती और ब्याज भुगतान में चूक की थी। परिचालन योजनाएं। पुनरुद्धार योजना में बताया गया है कि RINL जनवरी 2025 में 2 ब्लास्ट फंड्स के साथ पूर्ण उत्पादन शुरू कर देगा और अगस्त 2025 तक 3 ब्लास्ट फंड्स तक विस्तार करेगा। यह चरणबद्ध दृष्टिकोण इस्पात उत्पादन को बढ़ाकर और कर्मचारियों और संयंत्र के संचालन पर निर्भर लोगों की आजीविका की सुरक्षा करके भारतीय इस्पात बाजार को स्थिर करने के लिए तैयार किया गया है। रणनीति क्या है? वित्तीय सहायता के अतिरिक्त कच्चे माल को सुरक्षित करने और संयंत्र के आधुनिकीकरण के प्रयास किए जाएंगे ताकि इस्पात उद्योग में इसकी दीर्घकालिक स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मक सुनिश्चित हो सके। कर्ज में डूबी RINL, मुख्य बिंदु क्या है? वित्तीय संघर्ष। RINL विजाग स्टील मार्च 2024 तक 4,538 करोड़ रुपए की नकारात्मक निवल संपत्ति के गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। ऋण चूक। कंपनी ने पूंजीगत व्यय, ऋण चुकौती और ब्याज भुगतान में चूक की है जिससे इसकी उधार सीमा समाप्त हो गई है। पुनरुद्धार योजना। सरकार ने 11,440 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है जिसमें 10,300 करोड़ की इक्विटी पूंजी डालना और 1,140 करोड़ के ऋणों को वीरता शेयरों में बदलना शामिल है। परिचालन सुधार। RINL की योजना 2025 के प्रारंभ में 2 ब्लास्ट फंड्स के साथ उत्पादन बढ़ाने की है जिसे अगस्त 2025 तक बढ़ाकर 3 कर दिया जाएगा। रणनीति उपाय। पुनरुद्धार में उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए कच्चे माल को सुरक्षित करना, सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना और परिचालन को स्थिर करना। कैबिनेट ने RINL विजाग स्टील के लिए 11,440 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। पैकेज में 10,300 करोड़ के इक्विटी निवेश और 1,140 करोड़ के ऋणों को वीरता शेयरों में परिवर्तित करना शामिल है। पुनरुद्धार पैकेज का उद्देश्य क्या है? RINL के वित्तीय संकट का समाधान करना, परिचालन में सुधार करना और इस्पात उत्पादन बढ़ाना। परिचालन पुनः प्राप्ति के लिए समय रेखा जनवरी 2025 तक 2 ब्लास्ट फंड्स पुनः चालू करना और अगस्त 2025 तक तीसरी ब्लास्ट फर्नेस जोड़ना। RINL की वित्तीय स्थिति 31 मार्च 2024 तक -4,538 करोड़ की निवल संपत्ति रुपए 4,500 करोड़ की संपत्ति है और इसके बाद 26,114.92 करोड़ की देनदारियां 26,000 की। ऋण रूपांतरण विवरण 1,140 करोड़ रुपए के कार्यशील पूंजी ऋण को 7% गैर संचयी अधिमान्यता शेयरों में परिवर्तित किया जाएगा। शामिल मंत्रालय और प्राधिकरण। इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार। पुनरुद्धार योजना का रणनीतिक उद्देश्य RINL को स्थिर करना तथा इस्पात उद्योग में इसकी प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाना। दीर्घकालिक लक्ष्य संयंत्र का आधुनिकीकरण, कच्चे माल की सुरक्षा और RINL के लिए वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना। ब्लू ओरिजिन ने नई ग्लेन को पहली उड़ान पर लॉन्च किया। जेफ बेजोस द्वारा स्थापित एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अपने न्यू ग्लेन रॉकेट को अपनी पहली परीक्षण उड़ान पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया जिसमें एक प्रोटोटाइप उपग्रह को कक्षा में ले जाया गया। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी जॉन ग्लेन के नाम पर यह प्रक्षेपण ब्लू ओरिजिन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अमेजॉन के जेफ बेजोस द्वारा स्थापित एरोस्पेस कंपनी। जेफ बेजोस कौन है? अमेजॉन के मालिक। ब्लू ओरिजिन ने अपने न्यू ग्लेन रॉकेट को अपनी पहली परीक्षण उड़ान पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी जॉन ग्लेन के नाम पर रॉकेट ने एक प्रोटोटाइप उपग्रह को कक्षा में पहुंचाया। यह प्रक्षेपण कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि यह स्पेस एक्स, नासा और अन्य एरोस्पेस दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धी अंतरिक्ष अन्वेषण में आगे बढ़ रहा है। मुख्य बातें क्या है? रॉकेट और मिशन विवरण। रॉकेट का नाम क्या है? न्यू ग्लेन। यह नाम जॉन ग्लेन के सम्मान में रखा गया है जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी थे। ठीक है। आकार 320 फीट 98 मीटर लंबा। ब्लू ओरिजिन के छोटे रॉकेटों से 5 गुना बड़ा है। पेलोड परीक्षण उड़ान के लिए एक प्रोटोटाइप उपग्रह दूसरे चरण के अंदर रहा। अवधि 6 घंटे का मिशन अंतरिक्ष मलवेग को न्यूनतम करने के लिए दूसरे चरण को सुरक्षित उच्च कक्षा में स्थापित करने के साथ समाप्त होगा। प्रक्षेपण और लैंडिंग। प्रक्षेपण स्थल कैप
कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा ऐतिहासिक कॉम्प्लेक्स 36। बूस्टर लैंडिंग प्रथम चरण के बूस्टर का उद्देश्य एक बजरे को पुनः उपयोग के लिए अटलांटिक महासागर में उतारना था। बर्फ विलंब मूलतः ये सोमवार के लिए निर्धारित था, लेकिन रॉकेट की महत्वपूर्ण प्रणालियों में बर्फ जमने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। ऐतिहासिक संदर्भ और बुनियादी ढांचे। ऐतिहासिक लॉन्च पैड कॉम्प्लेक्स 36 का पुनर्निर्माण ब्लू ऑरिजिन द्वारा $1 बिलियन से अधिक के निवेश से किया गया। विरासत नासा के मैरिनर और पायनियर अंतरिक्ष यान के समान ही इसी पैड से प्रक्षेपण की परंपरा भी साझा करता है। फैक्ट्री और नियंत्रण केंद्र कैंडी अंतरिक्ष केंद्र के पास स्थित पैड से 9 मील दूर। न्यू ग्लेन का भविष्य क्या है? नियोजित उड़ानें 2025 तक 6 से 8 प्रक्षेपणों की योजना बनाई गई है। ठीक है, तथा अगला प्रक्षेपण वसंत ऋतु में किया जाएगा। अनुप्रयोग उपग्रहों, कार्गो और अनंत अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा और चंद्रमा तक ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ब्लू ऑरिजिन की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त। वित्त पोषण जेफ बेजोस द्वारा भारी समर्थन, हालांकि सटीक व्यक्तिगत निवेश का खुलासा नहीं किया गया है। उल्लेखनीय प्रतिद्वंदी स्पेस एक्स का स्टारशिप जो 400 फीट बड़ा है, पहले ही कई परीक्षण उड़ानें भर चुका है। बेजोस का विजन अंतरिक्ष तक पहुंच की लागत को कम करने के लिए उद्योग सहयोग की वकालत करना। उद्योग में अन्य रॉकेट न्यू ग्लेन के साथियों यूनाइटेड लॉन्च एलायंस का वाल्कन, यूरोप का एरियन 6, नासा का अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली, स्पेस एक्स का स्टारशिप। नासा सहयोगी मिशन मंगल मिशन में देरी न्यू ग्लेन को शुरू करने में अक्टूबर 2024 में मंगल ग्रह के लिए नासा के एस्केपैड मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी। अब यह मिशन 2025 के अंत में लॉन्च होगा। भावी चंद्र मिशन ब्लू ऑरिजिन का चंद्र लैंडर ब्लू मून चंद्रमा पर लैंडिंग करने के लिए नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का समर्थन करने वाला है। चर्चा में क्यों है ब्लू ऑरिजिन के नई ग्लेन को पहली उड़ान लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम क्या है? न्यू ग्लेन, जिसका नाम जॉन ग्लेन के नाम पर रखा गया। आकार 320 फीट 98 मीटर। पेलोड कितना है? प्रोटोटाइप उपग्रह परीक्षण उड़ान। भविष्य के मिशनों में उपग्रह, कार्गो और अंतरिक्ष यात्री शामिल। प्रक्षेपण स्थल कैप कैनावेरल कॉम्प्लेक्स 36 ब्लू ऑरिजिन द्वारा पुनर्निर्मित ऐतिहासिक पैड। बूस्टर रिकवरी प्रथम चरण के बूस्टर का लक्ष्य अटलांटिक बॉर्ज लैंडिंग है। अनुदान बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए जेफ बेजोस द्वारा $1 बिलियन से अधिक का भारी समर्थन प्राप्त हुआ। उद्योग प्रतिस्पर्धा स्पेस एक्स स्टारशिप, यूएलए वाल्कन और नासा एसएलएस के साथ प्रतिस्पर्धा। भविष्य के मिशन 2025 में 6 से 8 प्रक्षेपण, जिनमें चंद्र और मंगल मिशन भी शामिल होंगे। ऐतिहासिक संदर्भ इसी पैड से प्रक्षेपित नासा के मैरिनर और पायनियर मिशनों के साथ विरासत साझा करता है। नासा सहयोग एस्केपैड मंगल मिशन में देरी, आर्टेमिस चंद्र कार्यक्रम के लिए ब्लू मून लैंडर। नवंबर 2024 में आरबीआई का रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप। नवंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने महत्वपूर्ण एफडीआई बहिर्वाह के बीच रुपए को स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में रिकॉर्ड $20.2 बिलियन बेचे, जो $2.1 बिलियन तक पहुंच गया। इन प्रयासों के बावजूद रुपए में ₹0.48 की गिरावट आई। नवंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई के महत्वपूर्ण बहिर्वाह के बीच रुपए को स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में रिकॉर्ड $20.2 बिलियन बेचे। इस हस्तक्षेप से महीने के अंत तक फॉरवर्ड मार्केट में आरबीआई की शुद्ध शॉर्ट पोजीशन बढ़कर $58.9 बिलियन हो गई, जो अक्टूबर में $49.18 बिलियन थी। मुख्य विवरण स्पॉट बाजार गतिविधि। नवंबर के दौरान आरबीआई ने स्पॉट बाजार में $30.8 बिलियन की खरीद की और $51.1 बिलियन की बिक्री की, जो रुपए को समर्थन देने के लिए आक्रामक हस्तक्षेप का संकेत है। रुपए का अवमूल्यन इन प्रयासों के बावजूद माह के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 0.48% की गिरावट आई। एफपीआई बहिर्वाह यह हस्तक्षेप भारी एफपीआई बहिर्वाह के कारण हुआ, जिसमें विदेशी निवेशकों ने नवंबर में $2.1 बिलियन में डॉलर मूल्य के भारतीय इक्विटी बेच डाले। डॉलर की मजबूती। इस अवधि के दौरान अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जिसका आंशिक कारण
फेडरल रिजर्व द्वारा अपेक्षा से कम दर कटौती को संकेत देना था, जिसमें दिसंबर की शुरुआत में 25 आधार अंकों की कटौती की गई, जबकि अनुमानित 50 आधार अंकों की कटौती की गई थी। तुलनात्मक विश्लेषण। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के विपरीत विपरीत जहां आरबीआई शुद्ध खरीदार था, जिसने हाजिर बाजार में $8.52 बिलियन की खरीद की, केंद्रीय बैंक नवंबर तक शुद्ध विक्रेता बन गया, जिसने $20.9 बिलियन की बिक्री की। अग्रिम बाजार स्थिति। नवंबर में $58.9 बिलियन का अग्रिम बाजार घाटा उपेक्षाओं के अनुरूप है, जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच अस्थिरता को प्रतिबंधित करने की आरबीआई की रणनीति को दर्शाता है। अब ये चर्चा में क्यों है प्रमुख बिंदु। एफपीआई के बहिर्वाह यानी कि ज़्यादा बेच दिया के बीच रुपए को सहारा देने के लिए आरबीआई ने नवंबर 2024 में रिकॉर्ड $20.2 अरब बेचे। विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई की शुद्ध बिक्री $20.2 बिलियन नवंबर 2024 में थी। नवंबर 2024 में एफपीआई $2.1 बिलियन। नवंबर में अवमूल्यन 0.48% अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जिससे वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार प्रभावित हुआ। आरबीआई का वायदा बाजार स्थिति। नवंबर में आरबीआई का अग्रिम बाजार घाटा $58.9 बिलियन। पिछले महीने की अग्रिम बाजार स्थिति अक्टूबर 49.18 बिलियन। स्पॉट मार्केट गतिविधि। आरबीआई ने हाजिर बाजार नवंबर 2024 में $30.8 बिलियन खरीदे और $51.1 बिलियन बेचे। एफपीआई बहिर्वाह। नवंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में $2.1 बिलियन की शुद्ध बिकवाली की। वैश्विक आर्थिक कारक। फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति के कारण अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जिसका प्रभाव उभरते बाजारों की मुद्राओं पर पड़ा। वित्त वर्ष 2024-25 की पिछली छमाही से तुलना की जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 की पिछली छमाही आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार $8.52 बिलियन में शुद्ध खरीदार था। नवंबर 2024 में आरबीआई शुद्ध विक्रेता बन गया, जिसने हाजिर बाजार में $20.9 बिलियन की बिक्री की। भारत के लोकपाल ने प्रथम स्थापना दिवस मनाया। 16 जनवरी 2025 को भारत के लोकपाल ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत अपनी स्थापना के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े सहित गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। 16 जनवरी 2025 को भारत के लोकपाल ने नई दिल्ली के मानिक शाह सेंटर में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2019 के तहत 16 जनवरी 2014 को अपनी स्थापना के 11 वर्ष पूरे होने के प्रतीक है। उपस्थित गणमान्य कौन है। न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त। पद्म भूषण से सम्मानित अन्ना हजारे वर्चुअली भाग लिया। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि, सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, विभिन्न राज्यों के लोकायुक्त, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य कानूनी संघों के प्रतिनिधि, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, केंद्रीय ब्यूरो, जांच ब्यूरो सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसे संगठनों के अधिकारी। और मुख्य अतिथि कौन थे। संजीव खन्ना, जो कि न्यायाधीश हैं। ठीक है। अध्यक्ष का संबोधन। लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम खानविलकर ने इस संस्था की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला, जो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोकपाल की वकालत करने वाले एक परिवर्तनकारी नागरिक समाज आंदोलन से उत्पन्न हुई है। उन्होंने भ्रष्टाचार की बदलती प्रकृति और लोकपाल के लिए तदनुसार अनुकूलन की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायमूर्ति खानविलकर ने लोकपाल की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की, जिनमें क्या क्या शामिल है। शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना, कुशल डाटा प्रबंधन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करना, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और साइबर जांच में विशेषज्ञों की भर्ती, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सीबीआई, सीवीसी और न्यायपालिका जैसी एजेंसियों के साथ सहयोग करना। इसमें मुख्य न्यायाधीश ने कुछ टिप्पणी की। मेन बात यही थी कि स्थापना दिवस था। ठीक है। सारांश में क्या है। भारत के लोकपाल अपनी स्थापना के 11 वर्ष पूरे होने पर 16 जनवरी 2025 को अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। स्थापित लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत 16 जनवरी 2014 को अधिसूचना जारी की गई। अध्यक्ष कौन है।
न्यायमूर्ति AM खानविलकर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि लोकायुक्त कौन है, अध्यक्ष कौन है लोकपाल के। प्रमुख गणमान्य व्यक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति N संतोष हेगड़े पूर्व लोकायुक्त, अन्ना हजारे विरचल रूप से थे। उद्देश्य, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल। रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया, शिकायतों को सरल बनाएं, प्रौद्योगिकी AI फॉरेंसिक उपकरण अपनाएं, CBI CVC न्यायपालिका के साथ सहयोग करें। शामिल प्रमुख एजेंसियां, CBI CVC नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। RBI ने विदेशी बैंकों को भारतीय रुपये में खाते खोलने की अनुमति दी। RBI ने अधिकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं को गैर निवासियों के लिए भारतीय रुपया खाते खोलने की अनुमति दे दी है, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार में रुपये के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस कदम में सीमा पार लेन देन आसान हो गया है और मुद्रा रूपांतरण लागत को कम करके भारतीय निर्यातकों को सहायता मिलती है। एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अधिकृत बैंकों को विदेशी शाखाओं को गैर निवासियों के लिए भारतीय रुपया खाते खोलने के लिए अधिकृत किया है। इस पहल का उद्देश्य सीमा पार लेन देन और निवेश में भारतीय रुपया के वैश्विक उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रमुख घटनाक्रम क्या है? सीमा पार लेन देन सुविधाजनक बनाना है, निवेश के अवसर प्रदान करना है, भारतीय निर्यातकों के लिए सहायता, इस कदम के प्रासंगिक बनाना। यह नीति भारतीय रुपये को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने, अमेरिकी डॉलर जैसी प्रमुख विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम करने और रुपये की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने की RBI की व्यापक रणनीति के अनुरूप है। जुलाई 2022 में विशेष रुपया वॉस्ट्रो खातों SRVA की शुरुआत ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिससे विदेशी बैंकों को व्यापार लेन देन के निपटान के लिए भारतीय बैंकों के साथ INR खाते बनाए रखने की अनुमति मिली है। आशय क्या है? उन्नत वैश्विक व्यापार हो, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, रुपये को मजबूत बनाना। यही इसका सारांश है। एक बार देख लेते हैं। वैश्विक व्यापार में भारतीय रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए RBI ने अधिकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं को गैर निवासियों के लिए INR खाते खोलने की अनुमति दे दी। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में INR के उपयोग को बढ़ावा देना है। अब अनिवासी लोग सीमा पार लेन देन और निवेश के लिए INR खातों का उपयोग कर सकते हैं। व्यापार पर प्रभाव होगा, गैर निवासियों के लिए भारतीय रुपये में आसान निपटान की सुविधा। नीति का उद्देश्य वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता को कम करना। विदेशी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। भारतीय निर्यातक विदेशों में INR खाते खोलकर आय प्राप्त कर सकते हैं तथा आयातों के लिए भुगतान कर सकते हैं, जिससे मुद्रा परिवर्तन लागत कम हो जाएगी। निर्यातक सहायता भारतीय निर्यातकों के लिए लागत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सक्षम बनाता है। यह कदम 2022 में विशेष रुपया वॉस्ट्रो खातों की शुरुआत के बाद उठाया गया है, जिसके तहत विदेशी बैंकों को व्यापार लेन देन के निपटान के लिए भारतीय बैंकों के साथ INR खाते बनाए रखने की अनुमति दी गई है। पिछली पहल क्या थी? 2022 में विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाते की शुरू किए गए थे। प्रासंगिक स्थैतिक बिंदु, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक, FDI विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश करती हैं। न्यायमूर्ति अरुणा मिश्रा BCCI के नए लोकपाल। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुणा मिश्रा को BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो उनके प्रतिष्ठित करियर में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। व्यापक कानूनी विशेषज्ञता, नेतृत्व अनुभव के साथ वह नैतिक प्रथाओं की देखरेख करने और विवादों को सुलझाने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह घोषणा उनके शानदार करियर में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। न्यायमूर्ति मिश्रा की व्यापक कानूनी विशेषज्ञता और नेतृत्व का अनुभव उन्हें BCCI के भीतर नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने और विवादों को सुलझाने की दोहरी जिम्मेदारियों के लिए उपयुक्त बनाता है। मुख्य बातें। नियुक्ति विवरण। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को BCCI का लोकपाल और आचार अधिकारी नियुक्त किया गया। इस भूमिका में भारतीय क्रिकेट में नैतिक मुद्दों और विवादों को संबोधित करना शामिल है। करियर की उपलब्धियां क्या हैं? 1989 और 1995 में रिकॉर्ड मतों से मध्य प्रदेश बार काउंसिलिंग के लिए चुने गए। 1998-99 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे युवा अध्यक्ष बने। 25 अक्टूबर 1999 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 26 नवंबर 2010 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। 14 दिसंबर 2012 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। BCCI चुनावों की पृष्ठभूमि। पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर देवजीत
सेकैया को बीसीसीआई का नया सचिव चुना गया। वे जय शाह का स्थान लेंगे, जो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। प्रभेद तेज सिंह भाटिया को बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष चुना गया है। सेकैया को बीसीसीआई के संयुक्त सचिव और असम क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव के रूप में कार्य करने का अनुभव है। बीसीसीआई अपडेट, ये नियुक्तियां भारत की इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला से पहले की गई हैं, जिसमें 5 टी20 और 3 एकदिवसीय मैच शामिल हैं। ये परिवर्तन भारतीय क्रिकेट प्रशासन में प्रशासनिक बदलाव का संकेत देते हैं। चर्चा में क्यों न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा बीसीसीआई के नए लोकपाल एवं नैतिकता अधिकारी। बीसीसीआई में नैतिक शासन सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की नियुक्ति की गई है। करियर की मुख्य बातें क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे युवा अध्यक्ष, राजस्थान और कलकत्ता उच्च न्यायालय न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकैया ने जय शाह का स्थान लिया, जो आईसीसी के अध्यक्ष बने। बीसीसीआई कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया कोषाध्यक्ष चुने गए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा लाइव। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए संभावित भारतीय टीम के बारे में जानें, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं। संभावित लाइनअप और उनकी भूमिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि भारत इस उच्च दाव टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहा है। इसमें देख लेते हैं एक बार चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की टीम की आधिकारिक घोषणा अभी भी प्रतीक्षित है। टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हालांकि प्रत्याशित खिलाड़ियों की सूची ऐसे नाम शामिल हैं जो संभावित रूप से प्रतियोगिता में पाकिस्तान का सामना कर सकते हैं। रोहित शर्मा कप्तान बल्लेबाज, यशस्वी जायसवाल, शुभम गिल, संजू सैमसन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, यजुवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव। और तारीखों की घोषणा क्या है? 19 फरवरी को पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड, ये पूरा है। नेशनल स्टेडियम कराची में 20 फरवरी को बांग्लादेश बनाम भारत, दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दुबई 21 फरवरी को, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी को, फिर 26, 1 मार्च, 2 मार्च, 4 मार्च, 9 मार्च। आखिरी टेस्ट कब होगा? आखिरी फाइनल कब होगा? अंतिम लाहौर में किया जाएगा। ठीक है, यदि भारत क्वालिफाई कर लेता है तो फाइनल दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टीमों की सूची। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में निम्नलिखित टीमें भाग लेंगी: पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ये टीमें प्रतिष्ठित आईसीसी टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगी। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अब तक टीमों की घोषणा। न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ये सब इसके क्रिकेटर हैं। पढ़ना हो तो पॉज करके देख लेना एक बार। जैकोविच ने ग्रैंड स्लैम मैचों की संख्या में फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा। 17 जनवरी 2025 को नोवाक जोकोविच ने टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड रोजर फेडरर को पीछे छोड़ बनाया। सर्बियाई टेनिस दिग्गज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पुर्तगाली क्वालिफायर जेम फारिया को हराकर अपना 430वां मैच खेला। इसमें मुख्य बातें क्या हैं? नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। जैकोविच ने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने के मामले में फेडरर को पीछे छोड़ा। उन्होंने 430 मैच खेले हैं। मैच के आंकड़े: जेम फारिया के खिलाफ जैकोविच की जीत 6-1, 6-7, 4, 6-3, 6-2 से। कैरियर ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड 379 जीत और 51 हार, 881 जीत प्रतिशत के साथ, 0.881% के साथ। फेडरर का पिछला रिकॉर्ड 429 मैच खेले थे, 369 जीते और 60 हारे, 0.86 जीत के साथ। और जैकोविच के करियर की उपलब्धियां: सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम एकल खिताब 24 का रिकॉर्ड उनके नाम है। अधिकांश सप्ताह एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर हैं। आगामी उपलब्धियां: 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब एक नया रिकॉर्ड होगा। मार्गरेट कोर्ट के 11वें ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकती है। जैकोविच ग्रैंड स्लैम एकल ट्रॉफी जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनने की राह पर हैं। केन रोजबल का 1972 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। वह जिमी कॉर्नर्स 109 और फेडरर 103 के बाद अपना 100वां टूर स्तरीय खिताब हासिल कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे जैकोविच। और नया रिकॉर्ड क्या है? ग्रैंड स्लैम 430 मैच वगैरह का। करियर ग्रैंड स्लैम इतना है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है,
जॉम्बी डियर रोग मनुष्य के लिए क्यों खतरनाक है? क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज CWD जॉम्बी डियर डिजीज भी कहा जाता है, हिरण, मूस और एल्क सहित वन्य जीवों में फैल रही है। हालांकि यह मुख्य रूप से जानवरों को प्रभावित करता है, लेकिन इसके मनुष्यों में फैलने की संभावना के बारे में चिंताएं हैं। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? जॉम्बी डियर रोग, CWC क्या है? CWD एक न्यूरो जनरेटिव प्रियन रोग है जो सर्विडस खुर वाले स्तनधारी जैसे हिरण, एल्क, मूस को प्रभावित करता है। यह रोग गलत तरीके से मुड़े हुए प्रियन प्रोटीन के कारण होता है जो मस्तिष्क कोशिकाओं की मृत्यु का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप जानवरों में विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं, जिनमें कुछ शामिल हैं वजन घटना, अत्यधिक मात्रा में शराब पीना और पेशाब करना, खराब संतुलन और समन्वय, लटकते हुए कान, निगलने में कठिनाई। CWD शारीरिक तरल पदार्थ और अपशिष्ट के साथ सीधे संपर्क से या दूषित वातावरण। इसमें मानव को जोखिम क्या है? अभी तक इस बात की कोई निर्णायक परिणाम नहीं मिला है कि CWD मनुष्य को संक्रमित कर सकता है, लेकिन संभावनाएं, चिंता है। ठीक है, और ये सब इतना कुछ भी नहीं है, सीधा इसमें देख लेते हैं चर्चा में क्या है। जो भी हिरण रोग मनुष्य के लिए खतरनाक है। रोग का नाम क्या है? क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज DWD, जिसे जॉम्बी डियर डिसीज के नाम से जाना जाता है। प्रभावित पशु मुख्यतः हिरण, एल्क, मूस और बारहसिंगा। कारण प्रियन प्रोटीन के गलत तह के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं की मृत्यु और शिथिलता हो जाती है। पशुओं में लक्षण: वजन घटना, अत्यधिक शराब पीना, संतुलन बिगड़ना, कान लटकना, निगलने में कठिनाई, लार टपकना, निमोनिया, उसके बाद मृत्यु। हस्तांतरण: शारीरिक तरल पदार्थ, अपशिष्ट या दूषित वातावरण के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से। मानव जोखिम पर वर्तमान साक्ष्य: CWD का मनुष्यों में कोई सीधा संक्रमण सिद्ध नहीं हुआ है। CJD से इसका कोई संबंध अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। मनुष्यों में प्रियन रोग CJD जो छिटपुट, वंशानुगत या चिकित्सा प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। वेरिएंट CJD पागल गाय रोग से संबंधित है, जो BSE प्रियन के कारण होने वाला एक अलग प्रियन रोग है। प्रायोगिक अध्ययन: पशुओं पर किए गए अध्ययनों में कॉक और मानवकृत चूहे में मिश्रित परिणाम मिले हैं। मनुष्यों में CWD संचारण का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है। निगरानी और अनुसंधान: CDC, USDA और अन्य एजेंसियों द्वारा जोखिम की निगरानी करने तथा CWD के लिए लाइव परीक्षण विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। जलवायु परिवर्तन: हिरणों की बढ़ती आबादी से CWD का प्रसार बढ़ सकता है, जिससे संभवतः अधिक पशु और मनुष्य प्रभावित होंगे। भारत की डिजिटल छलांग NBM 2.0 और संचार साथी ऐप। दूरसंचार विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंच को विस्तार करने और इंटरनेट की गति में सुधार करने के लिए NBM 2.0 लॉन्च किया है, जबकि संचार साथी ऐप का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने, कनेक्शन प्रतिबंधित करने और खोए हुए उपकरणों को ब्लॉक करने की अनुमति देकर दूरसंचार सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक है, ये क्या है? राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 NBM 2.0 NBM 1.0 द्वारा रखी गई नींव पर निर्माण करते हुए, जिसमें लगभग 8 लाख टावर स्थापित किए गए, ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन को 66 करोड़ से बढ़ाकर 94 करोड़ किया गया। NBM 2.0 का लक्ष्य भारत भर में शेष 1.7 लाख गाँवों को जोड़ना है। मिशन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रति 100 ग्रामीण परिवारों में से कम 60 को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा मिले, जिसमें न्यूनतम फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड 100 Mbps हो। इस पहल से डिजिटल डिवाइस को बांटने और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन: संचार साथी मोबाइल ऐप को नागरिकों को उनके दूरसंचार संसाधनों को सुरक्षित रखने, धोखाधड़ी से निपटने के लिए उपकरण प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्टिंग: उपयोगकर्ता सीधे अपने मोबाइल फ़ोन लॉग से संदिग्ध धोखाधड़ी कॉल और SMS की रिपोर्ट कर सकते हैं। मोबाइल कनेक्शन का प्रबंधन: नागरिक अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल कनेक्शन की पहचान और प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अनधिकृत उपयोग ना हो। खो या चोरी हुई डिवाइस को ब्लॉक करना। हैंडसेट की प्रमाणिकता से सत्यापित करना: यह ऐप मोबाइल हैंडसेट की प्रमाणिकता सत्यापित करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उपयोगकर्ता असली डिवाइस खरीदे। एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध इस ऐप का उद्देश्य दूरसंचार सुरक्षा को बढ़ाना, उपयोगकर्ताओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करने में सक्षम बनाना है।
डीबीएन वित्त पोषित 4G साइटों पर इंट्रा सर्कल रोमिंग। इसके अतिरिक्त दूरसंचार विभागों के ने डिजिटल भारत निधि डीबीएन द्वारा वित्त पोषित 4G मोबाइल साइटों पर इंट्रा सर्कल रोमिंग आईसीआर का उद्घाटन किया है। इस पहल से कई दूरसंचार सेवा प्रदाताओं बीएसएनएल, एयरटेल, रिलायंस ने के ग्राहकों को डीबीएन द्वारा वित्त पोषित एक ही टावर से 4G सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और उपयोगकर्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करने की सुविधा मिलती है। और ये इसका सारांश वगैरह है, ठीक है। ये भारत की दूरसंचार सुरक्षा पहल, दूरसंचार संबंधी डाटा, स्थैतिक बिंदु, ये सब है। महान निर्देशक डेविड लिंच का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसका सीधा सारांश देख लेते हैं। महान निर्देशक डेविड लिंच का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उल्लेखनीय कार्य: रेज हेड 1977, ब्लू वेलवेट 1986, मूल हॉलैंड ड्राइव 2001, ट्विन पिक्स 1990, पुरस्कार 4 अकेडमी पुरस्कार नामांकन, वाइल्ड एट हर्ट 1990 के लिए पाल्मे डी, 2019 में मानद अकेडमी पुरस्कार, 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, ट्विन पिक्स 1991 के लिए पीबॉडी पुरस्कार। सिनेमा पर प्रभाव किया: हॉरर मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, अति यथार्थवादी सिनेमा पर गहरा प्रभाव। शाही स्नान क्या है, जाने इसका क्या मतलब है। शाही स्नान, जिसका अर्थ है शाही स्नान, भारत में आयोजित होने वाले भव्य धार्मिक समागम महाकुंभ मेले का एक मुख्य अनुष्ठान है। इसमें पवित्र नदियों में पवित्र डुबकी लगाई जाती है और माना जाता है कि इससे पाप धुल जाते हैं और अत्यधिक आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। कुंभ मेला भारत के सबसे बड़े धार्मिक त्योहारों में से एक है, जो 12 साल में 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार पहला, प्रयागराज दूसरा, नासिक तीसरा और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। लाखों लोग पवित्र नदियों में पवित्र स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलता है। ये आस्था और भक्ति का एक भव्य उत्सव है। इस लेख में हम शाही स्नान के अर्थ और महत्व के बारे में अधिक जानेंगे। शाही स्नान, जिसका अर्थ है शाही स्नान, भारत में आयोजित होने वाले भव्य धार्मिक समागम महाकुंभ मेले का एक प्रमुख अनुष्ठान है। वही है, रस्म वगैरह है जिसका कोई लेना देना नहीं है। इस अनुष्ठान की शुरुआत अलग अलग अखाड़ों के नागा साधुओं पवित्र पुरुषों द्वारा नदी में पहली डुबकी लगाने से होती है। राख से लिपटे और रुद्राक्ष की माला पहने ये तपस्वी आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक अखाड़े को स्नान के लिए विशिष्ट समय दिया जाता है, जो उनके पद के अनुसार निर्धारित होता है। भव्य जुलूस में हाथी, घोड़े, रथ पर सवार साधु शामिल होते हैं। भक्ति गीतों, मंत्रों, शंख की ध्वनि से माहौल जीवंत हो उठता है। यह एक शानदार गहरा आध्यात्मिक नज़ारा होता है। शाही स्नान में अखाड़ों की भूमिका क्या है? अखाड़े या विभिन्न धर्मों के साधुओं के समूह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक अखाड़ा जुलूस और स्नान के दौरान एक विशिष्ट क्रम का पालन करता है। नागा साधु, जो अपने भस्म लगे शरीर और लंबे उलझे हुए बालों के लिए जाने जाते हैं, हमेशा सबसे पहले स्नान करते हैं। उनकी भक्ति और आध्यात्मिक अनुशासन उन्हें इस आयोजन का मुख्य आकर्षण बनाते हैं। सांस्कृतिक एकता और शाही स्नान: शाही स्नान में विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और पृष्ठभूमियों से लाखों लोग एक साथ आते हैं। यह भारत की विविधता में एकता का प्रतीक है। लोग आध्यात्मिक शुद्धि के साझा लक्ष्य में एकत्रित होते हैं, जिससे भाईचारे और समुदाय की भावना पैदा होती है। पर्यावरण और रसद प्रयास: इतने बड़े आयोजन का आयोजन करना बहुत बड़ा काम है। अधिकारी सुरक्षित तरीके से अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा, साफ सफाई और भीड़ नियंत्रण का प्रबंध करते हैं। पर्यावरण, खासकर नदियों की सुरक्षा के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। अभियान चलाकर श्रद्धालुओं को जल का आकर्षण बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आईएमएफ ने भारत के वित्त 2025 के विकास अनुमान को घटाकर 6.5 किया है। मुख्य अपडेट क्या है? वृद्धि संशोधन: आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछली अपेक्षाओं से कम है। वित्त वर्ष 26 की स्थिरता, वैश्विक और घरेलू कारक: भारत का आर्थिक परिदृश्य कैसा है? पिछला आशावाद पिछले के अनुमानों के भारत के अधिक मजबूत विकास पथ पर रखा गया था, जो महामारी के बाद मजबूत खपत और निवेश सुधार से प्रेरित था। वर्तमान दृष्टिकोण क्या है? 2025 के लिए 6.5% की वृद्धि सकारात्मक बनी हुई है। यह वैश्विक वित्तीय अशांति के बीच आईएमएफ के सतर्क रूप को दर्शाता है। भारत को प्रभावित करने वाले वैश्विक कारक: आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर 6.5% कर दिया है। आईएमएफ पूर्वानुमान: भारत की वित्त वर्ष 2025 की वृद्धि दर अब 6.5% रहने का अनुमान है, जो पिछले पूर्वानुमान 7.5% से कम है। संशोधन का कारण: वैश्विक अनिश्चितताओं, मुद्रास्फीति संबंधी दबाव,
और निवेश में मंदी। वित्त वर्ष 2026 का पूर्वानुमान 6.8% पर स्थिर वृद्धि का पूर्वानुमान। भारत की आर्थिक स्थिति, भारत का विकास अनुमान 6.5%, भारत का विकास अनुमान 6.8%। 5% है 5 में, 6% है 8% है, 0.8% 26 में। वैश्विक चुनौतियां, प्रमुख कारक वैश्विक वित्तीय अनिश्चितता, मुद्रास्फीति दबाव, निवेश में मंदी। आईएमएफ की भूमिका, आईएमएफ का आकलन, आईएमएफ का घटा हुआ पूर्वानुमान सतर्क वैश्विक आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। वैश्विक भू राजनीतिक जोखिम, चल रहे भू राजनीतिक तनाव भी पूर्वानुमान संशोधन का एक कारक है। ओडिशा सिंगापुर समझौता ज्ञापन, भुवनेश्वर में फिनटेक हब का हुआ शुभारंभ। फिनटेक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ओडिशा सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग ने भुवनेश्वर में एक वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित करने के लिए सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य 2047 तक भारत के सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण के अनुरूप इंश्योरटेक और संबंधित क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना है। मुख्य बातें क्या हैं? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शुणमुंगरत्नम की 17 जनवरी 2025 को ओडिशा की आधिकारिक यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। रणनीतिक उद्देश्य, इस पहल का उद्देश्य ओडिशा में नवाचार को बढ़ावा देने, अनुरूप फिनटेक समाधान विकसित करने के लिए GFTN की वैश्विक विशेषज्ञता को लाभ उठाना है। इसका उद्देश्य एक समावेशी टिकाऊ इंश्योरटेक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। भारत के विजन का समर्थन, यह साझेदारी 2047 तक भारत के सभी के लिए बीमा के राष्ट्रीय विजन का समर्थन करती है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को उचित जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा कवरेज करना है। नेतृत्व वक्तव्य, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, GSTN के CEO सुपेंद्रु मोहंती ने इस साझेदारी को भारत के विकसित भारत 2047 विजन के साथ संरेखित करने पर प्रकाश डाला है, जिसका लक्ष्य प्रभावशाली वित्तीय समावेशन और सतत आर्थिक सशक्तिकरण है। अतिरिक्त सहयोग, यात्रा के दौरान ओडिशा और विभिन्न सिंगापुरी संस्थाओं के बीच 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें कौशल विकास, हरित ऊर्जा और औद्योगिक पार्क विकास जैसे क्षेत्र शामिल थे। चर्चा में क्यों है? भुवनेश्वर में फिनटेक हब स्थापित करने के लिए ओडिशा सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन। ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में बीमा प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए फिनटेक हब बनाने के लिए सिंगापुर के GFTN के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, ओडिशा और सिंगापुर का GFTN वैश्विक वित्त और प्रौद्योगिकी नेटवर्क है। फोकस क्षेत्र, बीमा क्षेत्र में इंश्योरटेक, नवाचार, वित्तीय समावेशन, प्रौद्योगिकी संचालित समाधान। साझेदारी के लक्ष्य, फिनटेक में नवाचार को बढ़ावा देना, 2047 तक सभी के लिए वित्तीय समावेशन और बीमा कवरेज पर ध्यान केंद्रित करना। समझौता ज्ञापन का महत्व, वैश्विक फिनटेक परिदृश्य में ओडिशा स्थिति को मजबूत करना, भारत के दृष्टिकोण का समर्थन, 2047 तक भारत के सभी के लिए बीमा के लक्ष्य के अनुरूप है, प्रत्येक नागरिक को सुलभ बीमा उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कराता है। नेतृत्व शामिल, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ओडिशा, सुपेंदु मोहंती GFTN सिंगापुर के नामित CEO। मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय नवाचार और समावेशन के लिए वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए एक स्थायी इंश्योरटेक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। अतिरिक्त समझौता ज्ञापन, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुंगरत्नम की यात्रा के दौरान कौशल विकास, हरित ऊर्जा और औद्योगिक पार्क विकास से संबंधित 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। जगह कौन सी थी? भुवनेश्वर, उड़ीसा। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त।